ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्या, एंडोसिम्बाइसिस के बारे में। एंड होप्सो आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रूव हो गया था कि ये टेक्निकली दोनों क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा था कि एटीपी का सिंथेसिस प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। उस स्टेटमेंट को पूरा कर दीजिएगा कि एटीपी सिंथेसिस बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इज प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इज प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर। ठीक है, चलो तो आज हम लोग ऑर्गेनेली स्टार्ट कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। कहां से? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसका नाम उसके शेप पे रखा गया था। कैसे मैम? यहाँ पे माइटो का मीन्स होता है थ्रेड लाइक। माइटो का मीनिंग क्या होता है? थ्रेड लाइक। और कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रेन्यूल्स। तो जब आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो ध्यान रखना, कोई भी ऑर्गेनेली को अगर आपको देखना है तो उसके लिए चाहिए होगा आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मेम्ब्रेन की डिस्कवरी एंड मतलब मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन के बारे में एंड मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो डिटेल हो गया एंड जो ऑर्गेनेलीज हो गई, इन सब का आइडिया हमें कब लगा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के इन्वेंशन के बाद में। ठीक है, तो ये थ्रेड लाइक भी हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है? ग्रेन्यूल लाइक। तो जब आप माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल को जब आप देखोगे ना, तो उसमें आपको कुछ छोटे छोटे डॉट 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 दिखाई देंगे। तो ये कैसा होता है? ग्रैन्युलर आपको दिखाई देता है। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि थ्रेड लाइक भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल हो सकता है। और इसके मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। कैसे होते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इसके शेप्स होंगे। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के शेप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब एक सिंगल सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन सबको मिला के हम बोलते हैं कॉन्ड्रियन। ठीक है, तो ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया present in cell are collectively known as chondrion। ये तो वर्ड आप नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि कॉन्ड्रियन पे इतना ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किसने किया था? तो ये साइंटिस्ट थे कॉलिकर। डिस्कवरी, तो यहाँ पे साइंटिस्ट आ जाएंगे कौन से? कॉलिकर। एंड कॉलिकर ने जो इंसेक्ट की मसल्स होती है ना, इंसेक्ट की जो मसल्स होती है उनके अंदर, इन इंसेक्ट मसल्स के अंदर डिस्कवर किया था क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, अब माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होती है? अच्छा, मैं आपको एक ऑर्गेनेली का ट्रिक बता देती हूँ कि आपको मैं जो आगे ऑर्गेनेलीज पढ़ाने वाली हूँ ना, इन पे किस पे कितनी मेम्ब्रेन होती है, ये बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ। देखो, या तो ऑर्गेनेली के ऊपर 2 मेम्ब्रेन होगी, या फिर ऑर्गेनेली के ऊपर 0 मेम्ब्रेन होगी, या फिर ऑर्गेनेली के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होगी। तो ध्यान रखना, जिसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती है उसके 2 एग्जाम्पल है, जिसके ऊपर 0 मेम्ब्रेन है उसके एग्जाम्पल भी कितने? 2। और बाकी सारे कहां पे आ जाएंगे? तो बाकी सारे कहां पे आ जाएंगे? सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन। और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आ जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ पे राइबोसोम और एक एग्जाम्पल आ जाएगा आपका सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम और राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। बाकी इसके अलावा जो आपके मन में आए वो सारे नाम यहाँ पे लिख दो। कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वेसिकल, और जो भी मन में आता है तो सारे नाम लिख देंगे हम कहाँ पे? सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर। तो कौन सी ऑर्गेनेली पे कितने मेम्ब्रेन होगी ये शायद अब आपको याद नहीं करना होगा।
ठीक है। चलो अब हम लोग बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। फिलहाल के लिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को स्फेरिकल बनाया है। तो इसकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या है? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। और शायद हमने कभी पढ़ा था कि आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? पोरिन प्रोटीन। एंड यहाँ पे पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होने की वजह से मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? फुल्ली परमेएबल। बिकॉज पोरिन प्रोटीन लार्ज पोर्स बनाता है और इन लार्ज पोर्स से कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है, कोई भी मुंह उठा के जा सकता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये कंप्लीटली परमेएबल होगा, कंप्लीटली परमेएबल होगा। ये ना किसी को रोकता है जाने से, ना रोकता है आने से। फिर हम लोग बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है दिस इज इनफोल्डिंग। आपको मैं प्रूव करूं कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया होते हैं? वैसे तो हमने पिछली क्लास में खूब प्रूव किया था। तो आप देखो ये बैक्टीरिया का क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। और ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो फोल्डिंग बनाता था इसको हम क्या बोलते थे? मेसोसोम। आज यही मेसोसोम इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोग जो क्रिस्टी लिखते हैं ना वो टेक्निकली इसकी मेसोसोम है, ठीक है। और वहां पे भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मेसोसोम का काम क्या होता है? एटीपी फॉर्मेशन। और आज भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्रिस्टी का काम क्या होता है? एटीपी फॉर्मेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करना। ये भी तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता था ना। अच्छा, फिर ये जो इनफोल्डिंग होती है, इस इनफोल्डिंग के ऊपर आपको इस तरीके से रैकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखा देंगे। और इन रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। और इन्हीं ऑक्सीजोम का काम होता है एटीपी प्रोडक्शन। क्या बनाना? एटीपी बनाना। तो ऐसा ही सेम चीज हमने बनाया था मेसोसोम पे भी। तो मेसोसोम पे भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजोम और ये भी क्या करते हैं? यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं एटीपी। तो इस तरीके से मैं कितना प्रूव करूं बेटा चिल्ला चिल्ला के कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों इवोल्यूशन के टाइम बैक्टीरिया थे। चलो तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, फिर ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? जैसे ये वाला तो क्रिस्टी हो गया, ये तो क्या हो जाएगा? दिस इज क्रिस्टी। और ये मेम्ब्रेन कौन सा हो जाएगा? दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन तो नहीं है ना, ध्यान रखना। इनर मेम्ब्रेन एज यूजुअल जो मेम्ब्रेन सेलेक्टिव होती है वैसे भी आज भी ये सेलेक्टिवली परमेएबल है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में दिखाई दे रहा है स्पेस, और यहाँ पे भी फ्लूइड फिल्ड होता है, ये वैक्यूम नहीं होता है यहाँ पे। तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा दैट इज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसको बोला जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो जाएगा। और इसमें भी क्या फ्लूइड फिल्ड होता है? यस। ध्यान रखना ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जब मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी ना तब इंपॉर्टेंट काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस होता है। चलो, तो ये था आउटर मेम्ब्रेन जो कंप्लीटली परमेएबल होता है। फिर इसके नीचे होता है क्या? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसको स्पेलिंग ठीक कर लेना, माइटोकॉन्ड्रियल, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया। फिर उसके नीचे होता है इनर मेम्ब्रेन जो एज यूजुअल सेलेक्टिव नेचर की होती है। और यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या बनाती है? इनफोल्डिंग बनाती है। और इस इनफोल्डिंग को क्या बोला जाएगा? क्रिस्टी। तो दिस इज इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। और इसका काम क्या होता है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया।
तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ऐसा होता है। अब इसके ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। जब हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं ना तो एक रैकेट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ना, और इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑक्सीजोम, या फिर इनको बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। ठीक है, जो मैं अलग से यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूंगी। इसके अलावा जो हमने प्रूव किया था क्या, कि बैक्टीरिया जो होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से इवोल्यूशन के अंदर बैक्टीरिया ही था। ठीक है, ये मैंने इसका बना दिया है डीएनए। तो ये बैक्टीरिया का, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हो गया, जो आपको डबल स्टैंडर्ड दिखाई देगा, सर्कुलर दिखाई देगा, और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी। और इसके अलावा इसके पास जो राइबोसोम होते हैं दैट इज 70S राइबोसोम। कौन से राइबोसोम मिलेंगे आपको? 70S राइबोसोम। ये मैं पॉइंट फिर नहीं लिखूंगी कि ये सेमी ऑटोनोमस होता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी हम लोग वैसे भी एंडोसिम्बायोसिस के अंदर पढ़ चुके हैं। चलो अब यहाँ पे मैं ऑक्सीजोम का डायग्राम वापस बनाने जा रही हूँ। तो देखो कैसे, ऐसे, दिस इज आवर इनर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग है, इस इनफोल्डिंग को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टी, जो मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ। देखो मेम्ब्रेन है ना, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, तो दिस इज इनर मेम्ब्रेन, तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगा। जी हाँ, ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर ऑलवेज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, और यहाँ पे बाहर हमने बनाया था क्या, आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाला हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन, और ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। और इसके बीच में ये जो आपको स्पेस दिखाई देगा, दिस इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड को बोला जाता है मैट्रिक्स। तो एम से माइटोकॉन्ड्रिया और एम से मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स क्या है, लिक्विड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, लिक्विड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने वाली हूँ किसका, ऑक्सीजोम का। तो ऑक्सीजोम का डायग्राम जरा ध्यान से देखिए, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसा, ऐसा। अभी मैंने बोला था रॉकेट जैसा दिखाई देगा, रॉकेट नहीं, रैकेट लाइक दिखाई देगा। तो देखो ये होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजोम। तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो इसका कुछ पोर्शन मेम्ब्रेन के अंदर है और इसका हाफ पोर्शन मेम्ब्रेन से बाहर है। तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। मैं इसमें से डायग्राम इसका यहां अलग से शो कर रही हूं। तो दिस इज ऑक्सीजोम। तो ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, जो मेम्ब्रेन के अंदर है ना, तो इसको बोला जाएगा ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट हो जाएगा। ट्रांस मेम्ब्रेन याद है, जो पूरा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो देखो ये पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, और इस ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट को हम लोग और बोलते हैं बेस, और इसको बोला जा सकता है FO पार्टिकल। ये जिन्होंने भी इसको F0 या फिर F0 जो बोलते हैं, दैट इज द टोटली रॉन्ग। ये F0 नहीं होता है, ये F0 भी नहीं होता है। 99% लोग इसको गलत बोलते हैं। ये क्या होता है, FO होता है। क्योंकि एक एंटीबायोटिक होती है जो मैं आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगी, उस एंटीबायोटिक का नाम है ओलिगोमाइसिन। तो जब हम लोग अगर ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक को अगर कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमारे इस बेस वाले पार्ट को क्या करेगा, ब्लॉक कर देता है। सो दैट्स व्हाई इसकी डिस्कवरी ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक के यूज की वजह से हुई थी। तो इसलिए इसको बोला जाता है FO। 0 नहीं बोलना है, नॉट नहीं बोलना है, क्या बोलना है इसको, FO बोलना है। और यहाँ पे F कौन हो जाएगा, फर्नांडीज।
तो फर्नांडिस क्या हो जाएंगे, साइंटिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट हो गया, जिसको हम लोग बेस या फिर एफओ पार्टिकल बोल रहे हैं। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जिसको मैं बना देती हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पे इसका हेड वाला पार्ट। ये क्या हो जाएगा, इसका हेड वाला पार्ट हो जाएगा। और ये हेड वाला पार्ट मैंने कैसा बनाया है, गोल गोल बनाया है। तो मतलब ये कैसा होता है, ग्लोब्यूलर होता है। और ये कहाँ पे है, मैट्रिक्स के अंदर है ना, और मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, पानी। तो मतलब प्रोटीन का ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। तो ये वाटर सॉल्युबल हो गया। इसको आप लोग और क्या बोल सकते हैं, हेड बोल सकते हैं, ग्लोबुलर पार्ट बोल सकते हैं, और इसको बोला जा सकता है F1 पार्टिकल। तो इस तरीके से ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज F1 FO पार्टिकल। क्या बोला मैंने, ये पूरा ऑक्सीजोम जो बनता है ना, ऑक्सीजोम को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग F नॉट नहीं बोलना है, F1 पार्टिकल बोलते हैं इसको। इतना क्लियर हो गया। अभी इसके बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें हिडन है, जो मैं क्लियर करूंगी आपको रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक के अंदर। तो इतना क्लियर आ गया। तो ध्यान रखना, ये जो ऑक्सीजोम होते हैं ना, ये क्या काम करेंगे यहाँ पे, एटीपी प्रोडक्शन का। तो एटीपी और पीआई दोनों मर्ज होंगे, और उन दोनों के ज्वाइन होने से यहाँ पे फॉर्म होगी क्या, एटीपी। तो बताओ, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर एटीपी कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब मैं यहाँ पे लास्ट एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कौन सा, एक मैं आपको पढ़ाऊंगी आउटर मेम्ब्रेन, और एक मैं पढ़ाने वाली हूँ इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंस हम लोग पढ़ने वाले। ये हटा दो, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, ये फालतू में स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको जस्ट नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, तो ये थ्रेड लाइक हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, रॉकेट लाइक भी हो सकता है लाइक। तो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनर मेम्ब्रेन के बारे में। किसकी, मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रही हूँ। तो पहली चीज सुनो, तो इसके अंदर यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड होता है 20%, और सॉरी यहाँ पे लिपिड होता है 40%, और यहाँ पे लिपिड होगा इनर मेम्ब्रेन में 20%। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, रुक जाओ। फिर यहाँ पे प्रोटीन होगा इसके अंदर 60%, और यहाँ पे इसमें प्रोटीन होता है 80%। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो इसके पास लिपिड कितना है, 20% है ना, इस 20% का भी सबसे मैक्सिमम जो लिपिड होता है, दैट इज द कार्डियोलिपिन। दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड कार्डियोलिपिन का कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ सिग्नलिंग के अंदर इसका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपको नहीं पढ़ना है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर एक लिपिड होता है स्पेशल टाइप का, जिसको बोलते हैं कार्डियोलिपिन्स। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होना किसका प्रॉपर्टी है, इनर मेम्ब्रेन का। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर कार्डियोलिपिन्स बहुत ज्यादा होता है, और जबकि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे कार्डियोलिपिन्स क्या होगा, अब्सेंट होगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद में हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये बनाती है इनफोल्डिंग, और इस इनफोल्डिंग को बोला जाएगा क्या, क्रिस्टी। जबकि इसके अंदर इनफोल्डिंग बेचारे के अंदर नहीं बनती है। फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजोम, एंड ऑक्सीजोम के अंदर क्या सिंथेसाइज होता है, एटीपी। तो एटीपी बनाने वाले एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं एंजाइम, बट यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस करने वाले एंजाइम नहीं होते हैं। अच्छा, ये पॉइंट जो है ना, इसमें मतलब काफी बच्चे कंफ्यूज होते होंगे। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज करने जा रही हूँ
कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में और इनर मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रोटीन ज्यादा होता है एंड दोनों में ही लिपिड कम होता है। देख लो क्या बोला मैंने, समझो। दोनों मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा होता है बट इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, आउटर मेम्ब्रेन से भी ज्यादा होता है। और हम बोलेंगे कि इनर मेम्ब्रेन में लिपिड कम होता है और आउटर मेम्ब्रेन में भी कम होता है, बट आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड ज्यादा होता है इनर मेम्ब्रेन से। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसमें दिमाग लगाना भी नहीं था। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कुछ एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी समरी पढ़ाने जा रही हूँ। तो होता क्या है कि जब हम लोग ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो आपने शायद छोटी क्लास से पढ़ा होगा कि ग्लूकोज से पहले क्या बनता है, पारुविक एसिड बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोलाइसिस। और ये प्रोसेस होता कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर साइटोप्लाज्म से ये पारुविक एसिड जो है वो इंपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब एक बार ये पारुविक एसिड कहाँ पे आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया, फिर वहां पे एक स्टार्ट होती है क्या, क्रेब्स साइकिल, जिसको हम लोग और बोलते हैं टीसीए साइकिल, जो आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में मैं पूरा पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल या इसको बोला जाता है टीसीए साइकिल। क्रेब तो साइंटिस्ट का नाम है, अब टीसीए होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसके अंदर जो भी पहला स्टेबल जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, सो दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं क्या, टीसीए साइकिल। और उसके बाद लास्ट एक स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट जब ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, फिर होता है क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें से मैंने आपको बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस तो कहां पे हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब बचा कौन, क्रेब्स साइकिल, और बचा कौन, ईटीएस। तो ये दोनों प्रोसेस कहां पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, मींस लिक्विड में, बट वहीं पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होता है दैट इज साइटोक्रोम प्रोटीन, और वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। मैं पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या होगा बोलो, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो एक काम तो इसका हो जाएगा एटीपी प्रोडक्शन। चलो मैं फंक्शन के नाम पे लिख देती हूँ। तो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो पहला तो इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस, क्योंकि ये खुद जो एटीपी बनाता है ना, तो वो खुद के लिए तो यूटिलाइज करते ही है, बाकी वो पूरी सेल को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल टू सेल वेरी करता है, तो जिस सेल को एटीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो उसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, और जिन सेल्स के अंदर क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। ऑब्वियसली हमारी जो मसल्स होती है वो बहुत ज्यादा काम करती है, तो मसल्स की सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको ज्यादा मिलेंगी। चलो बाद में बताती हूँ, नहीं ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं करना है, बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो ये चीजें होती है, और सबसे ज्यादा आपको नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे फ्लाइट मसल्स के अंदर। जो बर्ड्स होती ना, उड़ती है ना, तो कितना फास्ट वो काम करती है, तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपको फ्लाइट मसल्स के अंदर मिलेंगे। तो ये काम होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ काम एटीपी प्रोडक्शन करना नहीं होता है, इसके अलावा मैंने जस्ट अभी बोला था कि यहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी होगा, तो इसके पास क्रेब्स साइकिल के एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके पास ईटीएस के एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम तो कहाँ पे होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर, मीन्स ये जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड के अंदर यहाँ पे होता है क्रेब्स साइकिल, और यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख दिया जाए। तो ये तो होगा कहाँ पे, इन मैट्रिक्स। और अभी मैंने आपको बोला था
कि क्रेब्स साइकिल को हम लोग और क्या बोलते हैं, टीसीए साइकिल। और टीसीए साइकिल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर सबसे पहले जो कंपाउंड बनता है ना, उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, तो दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे होता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। आप चाहो तो इसको याद कर लो, अदरवाइज आप इसको बस एक बार रीड भी कर लो, क्योंकि वैसे भी हम लोग रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज तो वैसे ही क्लियर होने वाली है। तो जस्ट इसको एक बार रीड कर लेना कि हाँ ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था। तो ये कहाँ पे होगा, इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने फैटी एसिड पढ़े थे ना, तो उन फैटी एसिड को तोड़ा जाता है, और उस तोड़ने के लिए जो बॉन्ड इन्वॉल्व होता है वो अल्फा बॉन्ड नहीं होता है, वो होता है बीटा बॉन्ड। अब अल्फा बीटा बॉन्ड क्या होते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे फैटी एसिड है, और एसिड के अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास वाले जो कार्बन होता है ना उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास वाले जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा, फिर गामा, डेल्टा, इस तरीके से सो ऑन। तो एक्चुअली कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास वाला कार्बन कौन, अल्फा, उसके पास वाला कार्बन कौन, बीटा। तो एक्चुअली उसको बीटा जगह से ब्रेक किया जाता है, किसको, फैटी एसिड को, क्योंकि यहाँ पे भी फैटी एसिड को, फैट को बर्न करना है बेटा, ठीक है। तो वहां पे उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बीटा ऑक्सीडेशन भी कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक और मैं लिख देती हूँ पॉइंट, बीटा ऑक्सीडेशन, और ये बीटा ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो बस ये हो गई कहानी खत्म। और आप लोग जानते ही हो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो कोई ऑर्गेनेली, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। जिस पे भी आपको मैं मेम्ब्रेन पढ़ा दूं ना तो समझ जाना कि वो प्रोकैरियोट्स में या फिर बैक्टीरिया के अंदर नहीं होगी। तो ये सिंपल सी कहानी हम पढ़ी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कॉलिकर ने किया था। सारे माइटोकॉन्ड्रिया को मिला के क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियन। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाया था, फिर हमने ऑक्सीजोम बनाया था, और यहाँ पे हमने अपने आप को करेक्ट किया था कि ये F0 नहीं होता है, F0 नहीं होता है, ये होता है FO, एंड O डिनोट फॉर ओलिगोमाइसिन, ठीक है। और बाकी आउटर मेम्ब्रेन में और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और ध्यान रखना ये कार्डियोलिपिड्स प्रॉपर्टी होता है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये इसका एक यूनिक लिपिड है। लिपिड्स मतलब लिपिड हो गया। और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया की हमने फंक्शंस पढ़ लिए, बस सिंपल। तो बताओ इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। नहीं, क्लास ओवर नहीं है कि 2 महीने क्लास बहुत छोटी दी है प्रीवियस, तो आज मैं थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा बस। चलो, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, मतलब मैं प्लास्टिड की बात कर रही हूँ, तो जो प्लास्टिड होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। बेटा ये चैप्टर बहुत छोटा है, आप मत सोचना कि बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट करवा दिया, और देखो प्लास्टिड के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं ऑलरेडी चीजें आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो कॉमन चीजें एंडोसिम्बाइसिस वाली, तो वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। अब प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो प्लास्टिड्स का काम क्या है, एक हो जाएंगे यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट, एक हो जाएंगे यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, और एक हो जाएंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। तो इनके फंक्शंस के बेसिस पे चलो, तो ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स,
इरिथ्रोसाइट्स हम लोग बोलते हैं आरबीसी को, और ल्यूकोसाइट्स हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। तो वैसे ल्यूको का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, मीन्स अगर बायोलॉजी में कभी टर्म आता है ल्यूको, तो ल्यूको मीन्स व्हाइट, ठीक है। और अगर कभी टर्म आता है क्रोमो, तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, और क्लोरो, क्लोरो मतलब हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन। तो ये तो इनके कलर के बेसिस पे इनको नाम रखा गया। तो ये क्या है, प्लास्टिड का डिफरेंशिएशन है कि वो या तो क्लोरोप्लास्ट बन सकता है, या क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, या फिर ल्यूकोप्लास्ट बन सकता है। देखो इसका फंक्शन तो आप सबको पता ही होगा। तो इसका काम होता है क्या, फोटोसिंथेसिस, मतलब फूड प्रिपेयर करना। तो अगर इसका काम फूड प्रिपेयर करना है, तो इसका काम हो जाएगा फूड स्टोरेज। अब आपने कभी ल्यूकोप्लास्ट देखा है क्या? नहीं देखा है? आलू देखा है? खाया होगा सबने। कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है ना अंदर से। तो उसमें क्या स्टोर्ड होता है, फूड ना। तो वो सेल्स के अंदर जो प्लास्टेड होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ल्यूकोप्लास्ट। चावल खाया है ना, तो उसमें भी बहुत सारी सेल्स होती है जहाँ पे फूड स्टोर्ड होता है। तो उनके पास भी जो प्लास्टेड होता है वो कौन सा होता है, ल्यूकोप्लास्ट। अब फूड स्टोरेज कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है? तो ये फूड स्टोरेज या तो प्रोटीन, मतलब क्लोरोप्लास्ट, या तो प्रोटीन के फॉर्म में फूड स्टोर कर सकता है, या फिर वो फैट के फॉर्म में फूड स्टोर कर सकता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, मींस स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर कर सकता है। यहाँ पे कौन से फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब एक टर्म याद रखना, शायद आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जब हम लोग स्टार्च के डाइजेशन की बात करते हैं ना, तो स्टार्च का डाइजेशन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो आप लोगों ने बोला था अमाइलेज, क्योंकि मैं आपको बायोमोलिक्यूल के अंदर पढ़ाऊंगी कि अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन ये दोनों सब यूनिट होती है किसकी, स्टार्च की। तो उसी के बेसिस पे हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे, अमाइलो, अमाइलोप्लास्ट। और अमाइलोप्लास्ट मतलब जो स्टोर कर रहा है ऐसा स्टार्च को फूड की तरह। और फैट जो होता है ना, उसको बोला जाता है इलायोप्लास्ट, या इसको आप बोल सकते हो इलियोप्लास्ट। और जब मैं आपको सीड का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, तो सीड के अंदर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोला जाता है एल्यूरोन लेयर। तो उसी के बेसिस पे प्रोटीन को स्टोर करने वाली प्लास्टिड को बोला जाता है एल्यूरोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको, एल्यूरोनोप्लास्ट, एल्यूरोनप्लास्ट, ठीक है। या इसको आप प्रोटियोप्लास्ट भी बोल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ये नाम हो जाएगा। चलो, अब क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली सेल को मतलब कलर प्रोवाइड कर दे, एक्सेप्ट ग्रीन, ठीक है, क्योंकि ग्रीन को हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी सारे कलर कौन प्रोवाइड करेगा, क्रोमोप्लास्ट। तो इसका काम क्या होता है, तो शायद हम लोग जानते भी है कि जो फ्रूट्स होते हैं एंड जो फ्लावर्स होते हैं उनको ये कलर प्रोवाइड करता है। तो फ्लावर्स का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एंड फ्रूट का जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है ये प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट। जैसे एग्जांपल, फ्लावर में आपने सेपल्स, पेटल्स पढ़े होंगे, एंड स्पेशली पेटल्स बहुत ही कलरफुल होते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, तो क्रोमोप्लास्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है, कहीं ना कहीं ये एक इंसेक्ट को, एक एनिमल को अट्रैक्ट करना चाहता है। अब ये अट्रैक्शन किसके लिए हो सकता है, या तो पोलेंस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। या फिर दूसरा, फ्रूट डिस्पर्सल के लिए भी हो सकता है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ना, पूरे आपको ऑल ओवर पूरे अर्थ पे मिलेंगे। तो ये डिस्पर्सल कहीं ना कहीं इसमें हेल्प किया होगा एनिमल्स ने भी। जैसे एग्जांपल, हम लोग आम खाते हैं ना, तो मान लो कि एक पेड़ है, उसके ऊपर आम लगे हुए, आम नीचे गिर गया और वो बिल्कुल येलो कलर का था, बहुत टेस्टी भी था और बहुत अट्रैक्टिव था। गाय वहां पे गई, उसने उसको आम को खा लिया, और आम को खाने के बाद उसके ऊपर एक जो सॉलिड हार्ड कोटिंग होती है ना, तो वो उसके पेट के अंदर होता है एचसीएल। तो एचसीएल के अंदर वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी,
और जब वो गोबर कर देगी तो गोबर के साथ वो गुठली बाहर आ जाएगी। पर अब गाय का घर मान लो 2 किलोमीटर दूर है, तो गुठली कहाँ जाके करेगी, गोबर कहाँ करेगी, 2 किलोमीटर दूर। तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है, सीड का डिस्पर्जल हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो हेल्प करेंगे इन पॉलिनेशन। एक तो हेल्प करेंगे कहाँ पे, पॉलिनेशन के अंदर, एक काम इनका ये हो गया, और दूसरा काम हो जाएगा यहाँ पे फ्रूट्स का कलर। सो दैट्स वाई हम बोलेंगे फ्रूट डिस्पर्जल के अंदर, फ्रूट डिस्पर्जल के अंदर ये हेल्प करेगा। चलो समझ आ गया। अब इसके अंदर हमारे सिलेबस में पढ़ना क्या है, हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, पर इनका थोड़ा मैं इंटर कन्वर्जन आपको समझा देती हूँ। अब वो क्या होता है तो सुनो। सबसे पहले यहाँ पे बनता है प्रोप्लास्टिड, और प्रोप्लास्टिड के ऊपर जब लाइट फॉल होती है, क्या होती है, जब लाइट फॉल होती है तो ये बन जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बन जाएगा ये, क्लोरोप्लास्ट। और अगर यहाँ पे लाइट फॉल नहीं होती है तो ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली को बनाने के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है। समझ आ गया। अच्छा एक चीज तो ये हो गया, मैं इसको हटा देती हूँ। अब देखो ये जो प्लास्टिक जो बनते हैं ना, ये आपस के अंदर कन्वर्ट भी हो सकते हैं। बताओ कैसे, देखो देखो ये मैंने लिखा है ल्यूकोप्लास्ट, फिर ये लिखा है मैंने क्लोरोप्लास्ट, और ये मैंने लिखा है क्रोमोप्लास्ट। तो ये अभी लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब आपने आलू देखा है जो बिल्कुल फ्रेश जमीन के अंदर होता है, प्यारा सा छोटा सा, अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, तो आपको हरे रंग का मिलेगा वो। पर आलू को जब हम बाहर रख देते हैं तो थोड़े टाइम बाद में वो कैसा हो जाता है, सफेद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। तो एग्जाम्पल लिख लेना, हरा आलू कन्वर्ट हो गया व्हाइट आलू के अंदर। ठीक है। दूसरा, मेरे घर पे मुझे याद है मैंने एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेल लगाई थी। अब बेल, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन में फिर दिक्कत है, तो मैंने बेल लगाई थी और उसके ऊपर क्या लगते थे, फूल लगते थे। और मतलब बड़ी मैजिकल चीज थी वो, कि रात में वो मतलब उसमें फ्लावरिंग कब होती थी, रात के अंदर होती थी ब्लूम। तो उसके फ्लावर रात में ब्लूम होते थे, और रात के अंदर वो हमेशा होते थे व्हाइट कलर के। पर जैसे ही मॉर्निंग जब होता था ना, जैसे जैसे उसके ऊपर सनलाइट गिरती ना, तो व्हाइट से धीरे 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 क्या होने लगते थे, पिंक होने लगते थे। और जब पूरे दोपहर आ जाती थी तो वो पूरे रेड हो जाते थे। इतना ब्यूटीफुल चेंज मुझे देखने को मिला था। तो वहां से मुझे समझ आया था कि ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। फिर एक और हम लोग पढ़ते हैं कि जब मिर्च हरी होती है, तो ये सारे एग्जांपल लिख लेना, क्योंकि अभी तो ये सब समझ आ जाएगा, बाद में याद नहीं आएगा। तो जो हरी मिर्च होती है बाद में कैसी हो जाती है, लाल। तो ये भी क्या हो गया, कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो हरी मिर्च का कन्वर्जन हो गया इसके अंदर। बाकी और भी कन्वर्जन यहाँ पे हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, हाँ टमाटर सबसे बेस्ट। तो टमाटर पहले कैसा होता है, बिल्कुल जब कच्चा होता है तो हरा होता है ना, फिर कैसा हो जाता है, लाल। तो यहाँ पे वो हरा लाल, हरी मिर्च और फिर लाल हो जाती है मिर्च। तो ये भी इसका कन्वर्जन हो गया। बट आपको ये कन्वर्जन कभी नहीं मिलेगा, ये कन्वर्जन कभी नहीं मिलेगा। ये कन्वर्जन फिर भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। बट ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट शायद ही क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होंगे। तो आप लोग देख लेना, बट मेरे ख्याल से कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि अब तक मैंने तो नहीं पढ़ा है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे प्लास्टिक्स का कन्वर्जन। ठीक है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल था, प्लास्टिक कन्वर्जन। तो आप इसमें एग्जाम्पल के साथ इसको लिख लेना। ठीक है, चलो तो आज हम लोग इतने ही पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्लास्टिड खत्म करवा दूंगी, मीन्स क्लोरोप्लास्ट खत्म करवा दूंगी।
और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एक पॉइंट यहाँ पे और लिख लीजिए कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन सी होती है सेल के अंदर? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और फिर उसके बाद अगर मैं पूछूं सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन होती है, तो दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैंने एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर दिया था और मैंने उसमें पूछा था कि एनिमल के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन सी होती है, तो बच्चों ने आंसर दिया था क्लोरोप्लास्ट। भाई मैं एनिमल सेल की पूछ रही हूँ, तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। ठीक है, तो आज के लिए इतना सिंपल सा टॉपिक हमने पढ़ा है। चलो टाटा बाय बाय, एंजॉय करो, हंसते रहो और पढ़ाई करते रहो।